गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जी, आज हमारा टॉपिक है एसी सर्किट थ्रू ए सीरीज एलसीआर। एसी थ्रू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, सबसे पहले तो ये सर्किट को ध्यान से देखेंगे। ये सीरीज में लगे हुए हैं और क्या क्या लगे हैं? एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है ना। और इनके अक्रॉस एक एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आप भेज रहे हो। ठीक है, तो ये सीरीज एल सी आर आप आगे पीछे लगा सकते हो, लेकिन नाम इसका चलता है एल सी आर। एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर और आर रेजिस्टर। ठीक है, अब हम अकेले अकेले अलग अलग से प्योर अकेला आर, प्योर अकेला एल, प्योर अकेला सी सर्किट एसी के साथ देख चुके हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा है कि अगर एक सर्किट में सिर्फ आर है, रेजिस्टर है और एसी पास करो आप, तो ये आर क्या करता है? ये एसी को क्या बोलता है? ये बोलता है तुम्हारा वोल्टेज और तुम्हारा करंट दोनों ही सेम फेज में रहेंगे, है ना। ये हमें आर से पता चला था जब हमने ये सर्किट किया था। यानी अगर ई इस डायरेक्शन में है तो आई भी इसी डायरेक्शन में चलेगा। ये कौन बोल रहा है? आर बोल रहा है। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने ये बताया है कि जिस डायरेक्शन में, ये वाले एरोज देखिए, जिस डायरेक्शन में वी आर है यानी ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर है, उसी डायरेक्शन में करंट भी है। ठीक है, अब एल जब हमने पढ़ा था तो एल बोलता था, अगर एल पर, एल यानी कि इंडक्टर, इंडक्टर पर जब आप एसी लगाते हो, है ना, तो क्या बोलता है ये एसी को? ये बोलता है ई आगे चलेगा। कितना आगे चलेगा? 90 डिग्री आगे चलेगा। और आई, भाई तुम पीछे चलोगे। कितने? 90 डिग्री पीछे चलोगे। ये 90 डिग्री आगे तो ये पीछे 90 डिग्री। यानी अगर ई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आई इससे 90 डिग्री पीछे आएगा, तो आई नेचुरली इस डायरेक्शन में जाएगा 90 डिग्री पीछे, है ना। और ये यहाँ देखो, हमने इसको समझाया। ठीक है, आई पीछे चल रहा है और वीएल यानी कि जो वोल्टेज एल बता रहा है वो आगे चल रहा है ना। ये पीछे है 90 डिग्री और ये आगे है। अब जब हमने अकेला कैपेसिटर पढ़ा था तो अकेला कैपेसिटर जो है वो बोलता है, अकेला कैपेसिटर जब था तो वो एसी को बोलता है कि नहीं, मेरा करंट पीछे नहीं चलेगा, मेरा करंट आगे चलेगा और ई तुम पीछे चलोगे। सो करंट लीड करता था 90 डिग्री से और ईएमएफ या वोल्टेज जो है वो पीछे रहती थी। यानी कि अगर ये मेरा करंट है ना, तो इससे पीछे 90 डिग्री पीछे ई चलेगा। ठीक है, और ये देखो आप, ये डायग्राम, करंट आगे चल रहा है और वीसी यानी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो पीछे चल रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली है कि ये सब अलग अलग सलाह दे रहे हैं, है ना। ये करंट को बोल रहा है साथ में चलो, ये बोल रहा है तुम 90 डिग्री पीछे चलो, ये बोल रहा है तुम 90 डिग्री आगे चलो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सीरीज में लगे हैं और सीरीज सर्किट का रूल हमें बोलता है कि करंट सेम होगा। जो करंट आर में होगा वैसा ही करंट एल में जाएगा, वैसा ही करंट सी में जाएगा। ठीक है, तो करंट इन तीनों की अलग अलग सलाह को, अलग अलग जो इनके ऑर्डर्स हैं, साथ में चलना, 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे और 90 डिग्री आगे चलना, इनको एक साथ तो फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि एक ही करंट को आगे जाना है। ठीक है ना। तो क्या करता है करंट? इन तीनों का बीच का रास्ता निकालता है, इन तीनों ऑर्डर्स के बीच का रास्ता निकालता है और रिजल्टेंट निकालता है इन तीनों ऑर्डर्स का। ठीक है, और रिजल्टेंट निकाल करके ये करंट का रिजल्टेंट बनता है। और करंट ना साथ में चलता है
न आगे चलता है न पीछे चलता है, बल्कि ये बीच के रास्ते पर चलता है। ये रिजल्टेंट कैसे आया, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, सो LCR सर्किट यानी L भी है सीरीज में, R भी है सीरीज में और C भी सीरीज में है, और करंट को अपने अपने हिसाब से सलाह दे रहे हैं। लेकिन करंट सीरीज में क्योंकि एक ही वैल्यू ले सकता है, तो वो इन तीनों सलाह की क्या निकालता है, रिजल्टेंट निकालता है। कैसे निकालता है अब यहाँ देखेंगे। मान लो आपने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर आपने कहा करंट भाई तुम इस डायरेक्शन में दौड़ोगे, करंट को हमने एक्स एक्सिस पर दौड़ाया। ठीक है, तो जो आर वाला वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों तो साथ चलते हैं, ये देखिए आई और वी वोल्टेज रेजिस्टर वाला साथ में चल रहे हैं ना, इसीलिए ये इसी लाइन पर वी आर आपको मिलना चाहिए, साथ वाली लाइन पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन एल का जो वोल्टेज है, एल के अक्रॉस जो ड्रॉप है, अगर आप देखो तो वो करंट से 90 डिग्री आगे है। तो अगर करंट मेरा एक्स एक्सिस पर है तो वी एल कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वी एल पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आना चाहिए। तो मान लो यहां तक मेरा वी एल आ जाता है। ठीक है, यहाँ ये पूरी लंबाई जो है ये किसकी है, वी एल की है। ठीक है, अब आई किसकी बारी, वीसी की बारी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वो करंट से 90 डिग्री पीछे जाता है, तो करंट यहाँ है तो इससे 90 डिग्री पीछे, यानी ये जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर जाएगा ये वीसी। ठीक है, तो आप देखो करंट के साथ, करंट से 90 डिग्री आगे एल, करंट से 90 डिग्री पीछे सी, ये तीन अलग अलग बन गए। अब हमने इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। ठीक है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने से पहले हम एक छोटा सा अजम्पशन करेंगे, हम एक थोड़ा सा अपने काम को आसान करने के लिए एक मानेंगे, एक अज्यूम करेंगे कि L जो है वो C के मुकाबले डोमिनेट करता है। क्या करता है, सर्किट में L की बात ज्यादा मानी जाती है, L डोमिनेट कर रहा है C को भी और R को भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, R को तो चलो बाद में देखेंगे, पहले हम बोलते हैं L C को डोमिनेट करता है। ठीक है, अगर L C को डोमिनेट करता है, इसका मतलब VL की वैल्यू VC से ज्यादा होगी। L डोमिनेट कर रहा है, उसकी रूल ज्यादा चल रहा है, इसलिए VL की वैल्यू VC के मुकाबले ज्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने VL की लंबाई ज्यादा रखी है और VC की लंबाई कम रखी है, दिख रहा है आपको। अगर मैं सिर्फ यही वाली लाइन को दोबारा से बनाऊं, सिर्फ यही लाइन को दोबारा से बनाऊं, ध्यान दो, तो ये VL है और ये VC है, दिख रहा है। अगर ये मान लो 5 है और ये 2 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, ऑपोजिट है ना ये, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे ना, और माइनस करके आंसर कितना आएगा, 3। तो यानी ये 2 की लंबाई यहाँ 5 से माइनस करते हैं, तो ये जो आया वो आया 3, और ये 3 हो जाएगा VL माइनस VC। देखो 5 माइनस 2 3 आएगा ना, सो VL माइनस VC। ये समझ आ गया आपको। तो इन दोनों की, किसकी, किन दोनों की, VL और VC का हमें रिजल्टेंट मिल गया, ये जिसको हम बुला रहे हैं VL माइनस VC। ठीक है, अब 3 में से 2 का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, अब बचा VL माइनस VC और बचा साथ में VR। अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो ये दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बनते हैं, है ना। ठीक है, और को इनिशियल के लिए रिजल्टेंट निकालना का मतलब हमें यूज करना है कौन सा लॉ, हमें यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ। और ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, और ये पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है ये हमें देगा रिजल्टेंट, है ना, देगा रिजल्टेंट।
और इस पॉइंट को बुलाते हैं आर। इसको बुला लो, रिजल्टेंट का आर तो नहीं यूज कर सकते, इसको वी रहने देते हैं, ठीक है, या ई बुला लेते हैं इसको, चलो ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट। कैसे बना आपका रिजल्टेंट? पैरेललोग्राम बना करके, है ना। तो आप देखो सेम यही डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। सिर्फ एक चीज हमने यहाँ क्या लिखनी है कि हम मान के चलते हैं कि रिजल्टेंट जो है वो फाई एंगल पर है। किसके साथ फाई एंगल पर है? आई से। आगे है कि पीछे है? आगे है, ठीक है। यानी ई आगे है, आई पीछे है। 90 डिग्री से नहीं बल्कि कितने से? फाई से। तो किसकी बात फिर भी मानी जा रही है? कौन बोलता है ई को आगे रहने को, या वी को कौन आगे रखता है? आप देखो ध्यान से, एल बोलता है। एल बोलता है मेरा वी आगे चलेगा, ठीक है। 90 डिग्री, इसकी पूरी बात तो नहीं मानी गई, 90 डिग्री आगे तो नहीं चलाया, लेकिन कितना आगे चलाया? 5 डिग्री आगे चलाया, ठीक है। यहां से ये समझ में आता है कि सच में VL जो है वो VC को और VR को भी क्या करता है? डोमिनेट करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट। बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल सा छोटा सा मैथमेटिक्स करना है पैरेललोग्राम लॉ का, और फिर हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो शुरू करते हैं यहाँ पर, कैसे करना है आपने। तो E जो है वो बनेगा, ये देखिए इक्वेशन बनेगा, OK इज इक्वल टू OD प्लस OA का स्क्वायर। ये है, ये देखिए यहाँ ध्यान से, ये OK है, ठीक है, और ये OA आ जाएगा, है ना, और ये OD आ जाएगा। सो OA का स्क्वायर और OD का स्क्वायर, ठीक है। OD कितना है? OD है VL माइनस VC, और उसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो, OD कितना है? VL माइनस VC। OA कितना है? VR, है ना। सो इक्वेशन बन जाएगा VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। मैं यहाँ दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये देखिए, E इज इक्वल टू, E यानी कि OK इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OD पर हमें पता है क्या लिखा है हमने? VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस OA पर हमने लिखा है VR का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ के हिसाब से V क्या है? I इंटू R, ठीक है ना। तो E बन जाएगा अंडर रूट ऑफ VL क्या है? VL है I, ठीक है, XL। आपको पता है कि L और C में हम उसको रेजिस्टर नहीं बुलाते हैं, हम उसको रिएक्टेंस बुलाते हैं। तो L का रिएक्टेंस और C का भी रिएक्टेंस, ये ओम्स लॉ से आ गया, ये स्क्वायर आ गया। आप याद करो ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR, है ना। लेकिन L और C जहां होते हैं वहां R के बदले हम XL और XC लिखते हैं। तो VL बन जाएगा IXL और VC बन जाएगा IXC, ठीक है। तो ये बन गया, और IR स्क्वायर तो वैसा ही रहा, I स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। I स्क्वायर क्योंकि VR आया ना, ठीक है, तो I स्क्वायर R स्क्वायर रहा। अब अगर आप ध्यान दो तो इसमें से मैं I को अगर बाहर निकालती हूँ तो I के साथ साथ पूंछ बन के ये स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, तो I का हो जाएगा स्क्वायर, और XL माइनस XC का भी रहेगा अंदर स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके साथ भी रहेगा, बाहर भी चला गया I के साथ में ये I स्क्वायर R स्क्वायर तो बना हुआ ही है। अब इसके पास भी I स्क्वायर है, इसके पास भी I स्क्वायर है, I स्क्वायर को फिर कॉमन निकाल सकते हैं, और अंडर रूट के बाहर वो आ जाएगा I आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर आपके पास आया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है।
यहां से अगर आप देखो तो ये बना ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, वैसा ही वैसा बन रहा है ना। V को हमने E लिख दिया, I रहा, और R के बदले ये कुछ बहुत बड़ा सा आया, ठीक है। अब ये जो आया इसको हमें एक नया नाम देना होगा, क्योंकि हम इसको आर रेजिस्टर तो नहीं बुला सकते, हम इसको बुलाते हैं इम्पीडेंस। क्या बुलाते हैं? इम्पीडेंस, ठीक है। क्यों इम्पीडेंस बुलाते हैं? क्यों इसको रेजिस्टर नहीं बुला सकते? क्यों इसको रिएक्टेंस भी नहीं बुला सकते? देखिए ध्यान से, अगर आपको याद हो तो रेजिस्टर होता था रो एल बाई ए, वो मटेरियल पर डिपेंड करता था, लेंथ पर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ द वायर, ये सब वायर की बात कर रहे हैं ना, साथ में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पर भी डिपेंड करता था। कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि आर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। अब जब रिएक्टेंस की बात आई एक्सेल, तो एक्सेल का फॉर्मूला था 2 पाई न्यू एल, ये देखो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक्सी का फॉर्मूला था 1/2 पाई न्यू सी, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब जो हमें मिल रहा है Z, वो एक हिस्सा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एक्सेल और एक्सी वाला, और ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ना आप इसको रेजिस्टर बोल सकते हो, ना आप इसको रिएक्टेंस बुला सकते हो, आपको इसको एक नया नाम देना पड़ेगा, और वो जो नया नाम है वो है इम्पीडेंस, ठीक है। तो हमने बुलाया Z जो इम्पीडेंस है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो? अंडर रूट ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इम्पीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट। है ये रुकावट, काम ये रेजिस्टर का ही करता है, लेकिन क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड नहीं भी करता है, ये वाला हिस्सा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये नहीं करता है, इसलिए हम इसको रिएक्टेंस भी नहीं बुलाएंगे, इसको रेजिस्टेंस भी नहीं बुलाएंगे, नया नाम दे दिया इम्पीडेंस, ठीक है। ये बन गया आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। अब अगर आप देखो तो हमने बोला था कि जो करंट है वो पीछे रहेगा क्योंकि एल डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जो वोल्टेज है वो आगे जाएगी, 90 डिग्री नहीं जा रही, इसकी बात पूरी नहीं मानी जा रही है, एंगल आ गया फाई। अब ये फाई कितना है? तो इस डायग्राम में अगर आप tan फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, देखो ओ ए के आपका क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो tan फाई कितना हो जाएगा? ए के बदले आप ओडी भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ओ ए, है ना। तो tan फाई आपका बन जाएगा ए के बदले आप ओडी भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ओ ए, ठीक है। और ओडी पर देखो क्या है? VL माइनस VC, और OA पर है VR, तो tan फाई बन जाएगा VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR, और VL माइनस VC को आप लिख सकते हो, इसमें फिर से दोबारा वही ओम्स लॉ वाला इस्तेमाल करें अगर, तो ये बन जाएगा I एक्सेल माइनस I XC डिवाइडेड बाई IR, सब जगह से I कट गया, तो tan फाई आ जाएगा एक्सेल माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो ये एंगल से आगे चलेगा वोल्टेज, करंट इतने ही एंगल से पीछे चलेगा एक सीरीज एलसीआर सर्किट में। और ये देखो उसने तीनों की बात मानी है, एल की भी बात मानी, सी की भी बात मानी और आर की, और तीनों का एक बीच का रास्ता निकाल दिया। तो एल, सी और आर की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से एंगल डिसाइड होगा कि कितना एंगल ई आगे है और करंट कितने एंगल से पीछे चलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ केस बनते हैं, है ना। क्या केस बनते हैं यहाँ ध्यान से देखिए आप। मान लो एक्सेल और एक्सी बराबर है, तो आप इस इक्वेशन को देखो, अगर एक्सेल और एक्सी अगर बराबर हो गए, है ना, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को काट देंगे, और इसका मतलब सिर्फ उधर कौन किसका राज चलेगा? वो चलेगा आर का।
तो जब R का राज चलेगा तो ऐसे सर्किट को नॉन इंडक्टिव सर्किट बुलाते हैं, ठीक है। और L और C होते हुए भी एक दूसरे का असर काट रहे हैं, तो इसीलिए जो आपका इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव बुलाया। और उस वक्त इम्पीडेंस जो है वो सिर्फ किसके कारण दिखाई देगी, रेजिस्टर के कारण दिखाई देगी, और उस वक्त वो मिनिमम वैल्यू पर होगी, ठीक है। अगर tan phi पॉजिटिव है, आप देखो tan phi अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब XL बड़ा है और XC उसके मुकाबले छोटा है, यानी L डोमिनेट करता है और C कम है, ठीक है, C की डोमिनेंस नहीं है। लेकिन अगर tan phi नेगेटिव है तो इसका मतलब L डोमिनेट नहीं करता है और किसकी डोमिनेंस आ जाती है, C की डोमिनेंस आ जाती है, ठीक है। तो जब tan phi पॉजिटिव है यानी XL बड़ा है तो आप इसको इंडक्टेंस डोमिनेटेड बुलाओगे, और जब XL छोटा है यानी tan phi नेगेटिव है तो आप इसको कैपेसिटेंस डोमिनेटेड बुलाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ इसके बाद आपको इम्पीडेंस का फॉर्मूला खाली बताया है, जो पीछे बताया वही डेफिनेशन है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है।